एनसीईआरटी रीड करेंगे तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन यू लुक अराउंड, आप देखोगे कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थिंग्स दोनों दिखाई दे, आपको टेबल चेयर दिखाई दे रही है, आपको अपने आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, आपने कभी इतना सोचा है और खुद से सवाल किया है? नहीं ना, वो तो दूर दूर की बात है, हम खुद से नहीं दूसरों से सवाल करते हैं, है ना, कि क्या ऐसी चीज है बेटा जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है और क्या ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिज्म को इनएनिमेट बनाती है। यहीं पर किताब में लिखेंगे बेटा, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब इनके पास सेल होगा या नहीं होगा? सेल बेटा एब्सेंट होगा। नॉन लिविंग के पास सेल थोड़ी होता है, टेबल चेयर के पास सेल थोड़ी है। ये एनसीईआरटी में लिख लीजिए वहां पर। ठीक है, द आंसर टू दिस इज कि अगर उनके पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल है तब तो वो लिविंग होंगे, जिनके पास सेल नहीं है वो नॉन लिविंग होंगे, जस्ट लाइक वायरस। सेल से कुछ भी कम हो बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर नहीं सकता, तो हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा सेल्स के बने हुए हैं। कभी कभार कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के हो सकते हैं जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कभी कभार सेल्स बेटा मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बताओ कौन सी बात बेटा तुमने नहीं समझी और तुमने नहीं लिखी है नोट्स में? तो दिस यू हैव टू लर्न। वो बेटा विद टाइम जब आप क्लास में बैठोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं, किस चीज पर हमें फोकस करना है और किस चीज पर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सेल क्या है। एनसीईआरटी की रीडिंग बोलो, एनसीईआरटी माता की। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी मैया की रीडिंग लगा लेते हैं फटाफट। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल है। ठीक है, परफॉर्म कर सकता है हर एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल है। सेल है तो सब मुमकिन है, सेल है तो सब मुमकिन है। ठीक है, एनीथिंग लेस देन अ सेल, सेल से कुछ कम है, अभी जस्ट बोली थी मैंने, सेल से कुछ कम है बेटा, तो इट डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हेंस इसी वजह से बेटा इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा। ठीक है, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये जितनी भी चीजें पॉसिबल हुई है बेटा, वो बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, एनसीईआरटी मैया की रीडिंग लगाएंगे हम, सेल थ्योरी पढ़ेंगे। 1838 में श्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने एग्जामिन किया था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट और बोला कि हर एक प्लांट बेटा किसका बना है? अलग अलग प्रकार के सेल का बना हुआ है, जो आगे जाके क्या बनाता है? टिश्यू। 1839 में थियोडर शॉन एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार के एनिमल सेल्स पढ़े और उन्होंने बोला कि ये जो सेल्स होती हैं उनके पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने और एक चीज बताई अपनी जो भी स्टडी की थी कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? प्लांट सेल का। और अपनी इसी अंडरस्टैंडिंग पे बेटा इन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था कि जो भी एनिमल और प्लांट्स हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। सारी कहानी बताने के बाद, सारी गाथा बताने के बाद एक चीज वो बताना भूल गए बेटा कि नया सेल बनता कहाँ से है। तो नया सेल बनता है बेटा प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको ओमनिस सेलुला ई सेलुला बोलते हैं। किसने बताया था? रडोल्फ वर्चाउ। किस ईयर में? 1855 में। सेल थ्योरी मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने बोला ओवरऑल कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज प्लांट और एनिमल किसके बने हैं? सेल और उसके प्रोडक्ट के। और हर एक नया सेल जादू से नहीं आता, शकला का बुम बुम वाली पेंसिल से भी नहीं आता, आसमान से भी नहीं गिरा होता, धरती को भी फाड़ के नहीं आया है। कैसे आया है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, जिसको ओमनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं। ठीक है, एक और हेडिंग थी बेटा, जब भी हम एनसीईआरटी करेंगे बेटा, जैसे कल भी किया था, ठीक है, तो समझ लो तुम्हारा एक प्रकार का एनसीईआरटी मैप है वो।
ठीक है, तो हम जो रीडिंग लगा रहे हैं ना, सिर्फ रीडिंग नहीं लगा रहे हैं बेटा, हम आपके दिमाग में एनसीईआरटी की छाप छोड़ रहे हैं, हम आपके दिमाग में एनसीईआरटी का एक मैप क्रिएट कर रहे हैं। और इस मैप का मतलब ये है बेटा कि उस पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें फायदा हो रहा है, क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा। ठीक है, तो जो जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे उसकी एनसीईआरटी मैपिंग करेंगे। ओवरव्यू जो ये सेल का लिखा हुआ है, पिछले क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जहां क्वेश्चंस आएंगे बेटा वहां पर पोल होगा। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल, किसमें देखा था बेटा, हाइलाइटर ले लेते हैं। अनियन पील देखा था प्लांट सेल को पढ़ने के लिए, ह्यूमन चीक सेल देखा था एनिमल सेल को पढ़ने के लिए। फटाफट एनसीईआरटी निकाल लीजिए सब अपना, फटाफट एनसीईआरटी निकाल लीजिए। ठीक है, लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। जो अनियन सेल हमने पढ़ा था बेटा वो टिपिकल प्लांट सेल था। ठीक है, उसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल था। सेल वॉल उनकी क्या थी बेटा, आउटर बाउंड्री। ठीक है, और उसके अंदर हमने उसका क्या बनाया था, सेल मेम्ब्रेन। जो ह्यूमन चीक सेल होती है बेटा उसमें सबसे बाहर की तरफ सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ह्यूमन सेल के पास बेटा क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती। इसीलिए हमारे में आउटर मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, लिखा है ना नोट्स में। इनसाइड हर एक सेल के अंदर बेटा आपको डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज न्यूक्लियस। अब तुम कंफ्यूज ना करो बेटा, ईच सेल का मतलब यहाँ पर प्लांट और एनिमल से है। प्लांट और एनिमल दोनों क्या है बेटा, यूकैरियोट्स। तो जाहिर सी बात है दोनों के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स। बहुत सारे बच्चों को डीएनए क्रोमोसोम क्या होता है नहीं समझ में आता, ये भी पढ़ लोगे आप। ठीक है, इस क्रोमोसोम के पास क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए। हमारे तुम्हारे सबके पास बेटा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उनको हम यूकैरियोट कहते हैं। जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो पूरे सेल का वॉल्यूम भरा ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म बेटा मेन एरिया होता है सेल रिलेटेड एक्टिविटीज का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। वेरियस केमिकल रिएक्शन जो इसमें होते हैं वही इसको लिविंग स्टेट में रखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अलावा बेटा यूकैरियोट के पास अदर मेम्ब्रेन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। प्रोकैरियोट के पास इस प्रकार के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। ठीक है, राइबोसोम्स कैसा होता है बेटा, नॉन मेम्ब्रेनस, जो कि हर एक सेल में मिलता है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। देखो आ भी गई वाली लाइन। सेल के अंदर बेटा राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं, यूकैरियोट्स के केस में आपको वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और रफ ईआर पे भी मिलते हैं। जिस ईआर पर राइबोसोम्स की प्रेजेंट होती है उसको रफ ईआर कहते हैं। एनिमल सेल के पास बेटा एक दूसरा नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल होता है, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस है, लिखा है ना हमने। ठीक है, सेंट्रोसोम भी कैसा होता है बेटा, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ऐड करिए बेटा, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये सिर्फ और सिर्फ कहां मौजूद होता है, एनिमल सेल में। क्या काम करता है, सेल डिवीजन कराता है। क्या काम करता है, सेल डिवीजन कराता है। इसके बाद सेल जो होते हैं बेटा वो डिफर करते हैं हमारे साइज, शेप एंड एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे सेल होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, जबकि जो बाकी के बैक्टीरिया हैं वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। नर्व सेल
कुछ लॉन्गेस्ट सेल में गिनती होती है। सेल्स बेटा शेप में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कॉलुमिनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। इसके अलावा कौन सी सेल किस शेप की होती है ये भी हमने कॉपी में लिखा हुआ है। सेल का शेप किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो किस प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो एनसीईआरटी मैपिंग की है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, जो बच्चे कुछ पूछ रहे थे ना, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल सेम है, प्रोकैरियोट में आते क्या है बेटा, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इनका केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है, लिखा है ना नोट्स में, ठीक है। जो सेल एनवेलप होती है बेटा वो टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर की मौजूद होती है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं भी आपका थोड़ा सा टेस्ट लूं, कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं, कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं, जल्दी से बता दो। बाहर से अंदर की तरफ एनसीईआरटी खरीदनी है बेटा, एनसीईआरटी इज मस्ट। तो आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके बाद आता है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक रीडिंग कर ली। हर एक लेयर बेटा अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स बाहर की तरफ है तो उसका काम होता है एडहेशन, चिपचिपी होती है ना, चिपचिपी मटेरियल की होती है, गिलगिली मटेरियल की होती है, एडहेशन और प्रोटेक्शन। सेल वॉल का भी क्या काम है, शेप प्रोवाइड करना और सेल को कोलैप्स और बस्टिंग से बचाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मीजोजेम्स के तो बड़े सारे फंक्शन पढ़े थे, तो हर एक वॉल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन सारी एक साथ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। अब एक बात बताओ, कौन सा एक लाइन है बेटा जो तुमने अपनी किताब में नहीं लिखा है और जो तुमने अपने नोट्स में नहीं लिखा है और जो तुमने एक एक वर्ड नहीं समझा? देख लो, देख लो। इसीलिए नोट्स को फॉलो करना और टीचर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, बैक्टीरिया को बेटा हम क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में। किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बार लगा दीजिए अपने आंसर की। इतने तेज रफ्तार में चैट चलनी चाहिए, जल्दी से आंसर दे दो। जो 2 आपने पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़े थे बेटा, वो किस बेसिस पर पढ़े थे? किस बेसिस पर पढ़े थे? एनसीईआरटी बिल्कुल लेनी है। किस बेसिस पर पढ़े थे? वेरी गुड, स्टेनिंग प्रोसीजर। ओके, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, दिल खुश कर दिया। अगर अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करूं, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके आपको दूं, अब ध्यान से सुनना। ये स्टेनिंग प्रोसीजर को अलग अलग तरीके से क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं? आखिर दोनों किस्म के बैक्टीरिया में क्या अलग होता है? यस 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 यस, जल्दी 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 जल्दी। इसको कहते हैं एनसीईआरटी को घोल करके पीना। इसको कहते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को समझना। इस तरीके से आपने एनसीईआरटी रीड करनी है समझने के साथ, और आप टेंशन मत लो, वो मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगी। वेरी गुड। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इन द सेल एनवेलप, जिसकी वजह से ये जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर को वो अलग अलग होता है, और उसके बेसिस पर बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम शब्द नाम क्यों है मेरे बच्चों? ग्राम शब्द नाम क्यों है? क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने स्टेनिंग की थी उन्होंने कहा मैं रहूं ना रहूं, मेरे नाम पर बैक्टीरिया अमर रहेगा और मेरा नाम उसके साथ कायम रहेगा, ठीक है। अब देखो, ग्लाइकोकैलिक्स बेटा कॉम्पोजिशन और थिकनेस में डिफर करता है। एक रूप होता है स्लाइम लेयर, जब वो लूज शीट के फॉर्म में हो, है ना, और एक लेयर क्या होता है, थिक एंड टफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल। उसके बाद क्या है बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल क्या डिटरमाइन करता है? शेप को डिटरमाइन करता है और सपोर्ट देता है और बैक्टीरिया को बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है। हाँ जी, जो कहते हैं ना, कहाँ से पढ़ें? नोट्स से पढ़ो। नोट्स क्या है?
एनसीईआरटी का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। मानते हो या नहीं? इतनी बात मैडम की समझ में आई, इतना एनसीईआरटी आपके दिमाग में घुस चुका है तो दिल बना दीजिए। इतनी एनसीईआरटी की मैप छप चुकी है, इतना एनसीईआरटी का मैप आपके दिमाग में छप चुका है नीट के लिए, तो दिल बना देंगे बेटा, दिल बना देंगे। यस यस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। अंबानी वाला एग्जाम्पल याद है ना? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और यही बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करती है। ये मेम्ब्रेन सिमिलर होती है जैसा कि यूकैरियोट्स में मिलता है, क्योंकि दोनों जगह एक ही मटेरियल के बने होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होती है जिसको मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम क्या क्या काम करती है? देखो, मीजोजोम वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकती है, ये ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो सकती है, या ये लैमिला के फॉर्म में हो सकती है। देखो एक एक चीज। उसके बाद ये किसमें मदद करती है? देखो सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। और किसमें मदद करती है? डीएनए का रेप्लिकेशन। और किसमें मदद करती है? उसको दो डॉटर सेल में पहुंचाने में मदद करती है। ये रेस्पिरेशन में मदद करती है, सिक्रीशन में मदद करती है, और सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सो दैट एंजाइम बेहतर तरीके से काम कर पाए। हाँ जी, सब कुछ मिल रहा है ना? सब कुछ मिलेगा बेटा, बस आपको पेशेंस के साथ अपने टीचर्स को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग प्रोकैरियोट्स में, जैसे साइनोबैक्टीरिया, बताइए क्या मिलता है? क्या मिलता है? एक अलग प्रकार का एक्सटेंशन मिलता है, और उस अलग प्रकार के एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स। किस पर्पस के लिए? फोटोसिंथेसिस। कौन से बैक्टीरिया के पास होता है बेटा? ये साइनोबैक्टीरिया के पास होता है। किसके पास होता है बेटा? साइनोबैक्टीरिया के पास। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। बैक्टीरिया मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल। जल्दी से कमेंट में मेरे बच्चे मुझे बताएंगे कि मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी किस बेसिस पर होती है। कब हम बोलेंगे बैक्टीरिया मोटाइल है, कब हम बोलेंगे बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है? यस, जल्दी बता दीजिए कब हम। गुड, वेरी गुड। फ्लैजिला अगर मोटाइल होगा तो उनके पास फिलामेंटस एक्सटेंशन होती है सेल वॉल की, उसको हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट दोनों अलग हो सकता है, ठीक है। 3 हिस्सा होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन देखा था इसके पिछले क्लास में हमने, ठीक है। फिलामेंट सबसे बड़ा पोर्शन होता है जो बैक्टीरिया के शरीर से निकल के बाहर आता है। फील करवाया था ना? फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रिय होते हैं। ये सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, लेकिन इनका कोई भी रोल मोटिलिटी में नहीं है। तो चलिए मेरे बच्चों बताइए फिर कमेंट करके पिलाई और फिम्ब्रिय का रोल क्या है, फटाफट से बताएंगे। और फिर क्लिप के लिए, अटैचमेंट के लिए होते हैं, और पिलाई कॉन्जुगेशन कराने के लिए, ठीक है। पिलाई पतले पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिम्ब्रिय ब्रश जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। कुछ बैक्टीरिया में इनका काम है बैक्टीरिया को होस्ट टिश्यू से और पत्थर से चिपकाने में मदद करते हैं ये। वी आर डन विद द एनसीईआरटी। प्रोकैरियोट्स में बेटा राइबोसोम्स एसोसिएटेड होते हैं किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नोट्स खोलो, नोट्स में सब लिखा हुआ है आपके, फटाफट नोट्स खोलिए, नोट्स खोलिए बेटा। इनकी साइज इतनी सी ही होती है, पिद्दू से ऑर्गेनल है, पिद्दू से बहुत ही छोटे, तभी इसको स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल कहते हैं। 2 सब यूनिट्स का बड़ा होता है 50 और 30, जिनको साथ में हम बोलते हैं 80, है ना? ये 80s वाले हैं या 70s वाले हैं? इसमें गणित लगाओगे या नहीं लगाओगे? गणित लगाओगे या नहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे गणित।
गणित लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बायोलॉजी वाली गणित है जिसमें 50 + 30 70 होता है, ना कि 80। 50 + 30 70 होता है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी का खेल है, यहाँ पर साइज का खेल है, मैथ्स का खेल नहीं है। मैथ्स का खेल नहीं है, मैथ्स का खेल नहीं है रे बाबा, नहीं है। ठीक है, राइबोसोम्स किसके साइट होते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तभी इनको हम प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे राइबोसोम सिंगल mRNA से जुड़ जाए तो उसको हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम कहते हैं। क्या काम है पॉलीजोम का? mRNA को प्रोटीन में बनाना। और इतना खूबसूरत लगेगा बेटा जब आप PYQ करोगे, एंड यू विल बी लाइक इतना इजी पेपर आता है, इतना इजी पेपर आता है। यस, यू विल बी लाइक, जब आपको सब आता है तो बेटा PYQ क्यों नहीं कर पाओगे? ठीक है, उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? रिजर्व मटेरियल बेटा प्रोकैरियोट्स में स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में, और उन्हीं रिजर्व मटेरियल को हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल देख लो, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशिन, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स, दैट्स इट। तो समझ लो तुम्हारा कितनी बार रिवाइज हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मैम आप बहुत रिवीजन कराते हो। यूकैरियोट्स में क्या क्या आता है? प्रोटिस्ट आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंजाई आते हैं। इनमें से हो सकता है प्लांट और एनिमल और फंजाई के नाम तो तुमने सुने होंगे, प्रोटिस्ट नहीं सुना होगा, ये भी पढ़ लोगे। एक चैप्टर है किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें पढ़ लोगे। ये सारे के सारे बेटा यूकैरियोट्स हैं। क्यों इनको यूकैरियोट्स कहते हैं? क्योंकि सबके पास बेटा सच्ची मुच्ची वाला न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल में बेटा एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म, सबके अपने पर्सनल रूम होते हैं, जैसा कि हमने 3D इमेज में देखा था। कि क्यों होते हैं, रीजन भी लिखा था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की प्रेजेंस की वजह से। यूकैरियोटिक सेल के पास एक बेहतरीन न्यूक्लियस होता है, और उस बेहतरीन न्यूक्लियस के पास बेहतरीन एनवेलप होता है। इन एडिशन टू यूकैरियोटिक सेल, इनके पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका डिटेल यहाँ नहीं, एनसीईआरटी ने आगे पढ़ाया है। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए किसमें ऑर्गेनाइज था? क्रोमोसोम, जैसा हमने डायग्राम में बनाया है। ठीक है, ऑल यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते हैं। देखो, प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोटिक सेल है, बट दोनों डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? प्लांट के पास सेल वॉल है, प्लांट के पास प्लास्टिड है, प्लांट के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, जो कि एनिमल्स में ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम है, जो कि प्लांट में ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। तो डिटेल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तभी हम पढ़ पाए थे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था। स्टार्टिंग ही हमने यहीं से किया था। मीनवाइल बेटा केमिकल स्टडी चल रही थी किस पे? ह्यूमन के रेड ब्लड सेल से। तब जाकर के हमें पूरा का पूरा पॉसिबल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पता चल पाया। ये स्टडी बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किसका बना हुआ है? लिपिड का और प्रोटीन का। मेजर जो लिपिड होता है वो कौन सा होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड। अरेंज किस में होते हैं? बाइलेयर में। लिपिड्स जो अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन में बेटा, उसमें हेड बाहर की तरफ होता है और टेल्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ होते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो नॉन पोलर टेल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, उसको पानी से एक्वस मतलब पानी वाले इन्वायरमेंट से डर लगता है। जो फॉस्फोलिपिड है, एडिशन टू फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, जो हमने दिखाया था। कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे ज्यादा एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं बताया है। बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमें और अच्छा आइडिया लगा कि इनके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है बेटा, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के मेम्ब्रेन में
52% प्रोटीन था और 40% लिपिड था। प्रोटीन दो प्रकार के हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन पर। जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनको पेरीफेरल कहते हैं, जो मेम्ब्रेन में धसे होते हैं बेटा उनको इंटीग्रल कहते हैं। पेरीफेरल प्रोटीन कहाँ पर मिलते हैं? सरफेस पर मिलते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ पर मिलते हैं? पार्शियली या टोटली बरीड होते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमें एक मॉडल देखा, हमने सिंगर एंड निकोलसन जी ने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस बेटा जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, क्वासी मतलब सेमी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, उसी की वजह से प्रोटीन घूम का रहा है, अदरवाइज घूम नहीं पाएगा। वो बर्फ का एग्जाम्पल दिया था। ये जो एबिलिटी है घूमने की, ये घुमक्कड़ एबिलिटी जो है प्रोटीन की, जो घूमने की एबिलिटी है, घुमक्कड़ वाली एबिलिटी है, उसी को फ्लूइडिटी कहते हैं। बाकी का ये सारा पोर्शन जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, ये सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन जो आप ज़ूलॉजी में पढ़ोगे, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है। लिख लिया है ना सब? एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा वो होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? हमारी मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बेटा ये आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट की। उस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर किसी की चार्ज नहीं होती बेटा, वो भी सिंपली डिफ्यूज कर लेते हैं। ये सारा कुछ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अलोंग का मतलब बेटा हाई से लो की तरफ होता है। पानी भी बेटा हाई से लो की तरफ जाता है। पानी वाले डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको पानी से प्यार होता है वो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए हमें उनको फैसिलिटी देनी पड़ती है। जब फैसिलिटी दोगे किसी प्रोटीन की तो उसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहेंगे। जब हम लोअर से हायर की तरफ ट्रांसपोर्ट कराते हैं उसमें एनर्जी डिपेंडेंसी होती है, एनर्जी खर्च होती है, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एनसीईआरटी हमारी माता है। यू में रिकॉल, ठीक है, याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए कि सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होता है। फंजाई और प्लांट्स में सेल वॉल सिर्फ शेप नहीं देता सेल को, बल्कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेटा? डैमेज से और इन्फेक्शन से। ये एक और चीज करता है, सेल टू सेल इंटरैक्ट करता है। इतने सारे सेल आसपास एक साथ होंगे तो सेल वॉल एक दूसरे का टकराएगा, सेल टू सेल इंटरैक्शन होगी। ये बैरियर की तरह काम करता है। किसके लिए? जो मॉलिक्यूल्स डिजायरेबल नहीं है, जो नहीं चाहिए, बड़े बड़े पार्टिकल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एल्गी के पास सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स की बनी हुई है और कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी के प्लांट्स में सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन्स है और प्रोटीन्स है। जो यंग प्लांट सेल होता है उसमें प्राइमरी वॉल मिलती है जो कि ग्रोथ के कैपेबल है, क्योंकि प्राइमरी वॉल थिन होती है, ठीक है, ये 3 लेयर की नहीं है, तो ये आसानी से ग्रोथ कर सकती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। प्राइमरी वॉल क्या है? पूरी की पूरी प्राइमरी वॉल है। ये पूरी की पूरी प्राइमरी वॉल आप देख सकते हो जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और क्या है, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स है। तो ये प्राइमरी वॉल में जो ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, ये जो प्रोटीन्स मिलते हैं, ये सबको तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज को तोड़ देंगे, ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे, जिससे होता क्या है बेटा, नया सेल्यूलोज और बनता है, नया सेल्यूलोज की सिंथेसिस होती है। तो ये एक तरीके से कहा जाता है कि सेल की ग्रोथ में, एक्सपेंशन में मदद कर रहा है। इसीलिए प्राइमरी वॉल के अंदर हमने एक चीज ऐड की कि इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ।
ठीक है, इट हेल्प्स इन को इंफॉर्मेशन से लोड क्यों कर दे। जब हम अपने टाइम तैयारी करते हैं धीरे धीरे ये वॉल डिमिनिश होने लगती है, गायब होने लगती है जैसे जैसे सेल मैच्योर करता है, और सेकेंडरी वॉल बेटा बनती रहती है इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब सॉरी, सेकेंडरी वॉल बनती है प्राइमरी वॉल के अंदर और मेम्ब्रेन के बाहर। मिडिल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का। ये ग्लू करता है आसपास के नेबरिंग सेल को। सेल वॉल और मिडिल लैमेला को क्रॉस कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। ये है इस इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें पहले से पता है बेटा, जितनी भी अच्छे से हम किसी एक सेल के स्ट्रक्चर को देख पाते हैं वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो यूकैरियोटिक सेल की हुई थी वो रिवील करती है कि एक नेटवर्क जैसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म में। इन्हीं नेटवर्क या ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेड्स बेटा ईआर इंट्रासेल्युलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, एक ल्यूमिनल जो ईआर के अंदर होता है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म में होता है। ईआर बेटा जनरली राइबोसोम्स दिखाई देते हैं आपको आउटर सरफेस पर। जो ईआर का पार्ट बेटा राइबोसोम्स को बियर करता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर राइबोसोम नहीं है तो सरफेस स्मूथ अपीयर होता है, उसको एसईआर कहते हैं। आरईआर बेटा जनरली उन सेल्स में दिखाई देगा जिनको प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन है, क्योंकि राइबोसोम में तो प्रोटीन बन सकेगा। ये एक्सटेंसिव होते हैं जाल जैसे स्ट्रक्चर, और किसके कंटिन्यूअस होते हैं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा उसमें लिपिड बनती है। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाता है एसईआर। हाँ जी बोलिए, अब रेटिकुलम गोल्जी किस तरीके से सिक्रीशन में मदद करता है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं वॉइस ओवर देती रहूंगी बेटा। ये देखो एक सेल के अंदर गए हैं, ठीक है, ये प्लांट सेल का एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं। प्लांट के अंदर घुसे हैं ना, तो प्लांट के अंदर हम ट्रैवल करेंगे, मन की आंखों से ट्रैवल करेंगे, वीडियो के जरिए ट्रैवल करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये बाहर से हरा कलर का जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल है, और पीला कलर से जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो पर्पल वाला स्ट्रक्चर है बेटा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखो जो चीज़ बताई है अब उसको लेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जरिए हम थोड़ा सा बहुत सुंदर गोल्जी बॉडी का फंक्शन दिखाया है। इसमें बता रहे हैं देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जानवर में मिल सकता है, प्लांट में भी मिल सकता है। ठीक है, जानवर में भी मिल सकता है, प्लांट में भी मिल सकता है। 3 मिनट की वीडियो है बेटा, 3 मिनट की वीडियो है, ध्यान से समझ के अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो न्यूक्लियस, ये पर्पल वाला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ वाला ईआर है। ठीक है, अभी जूम करके भी दिखाएंगे, तुम देखते रहो बस। ये सारे यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ यूकैरियोट में मिलेगा, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, देखना कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है बेटा। ये देखो क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये देखो ये क्या है बेटा, आरईआर, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये देखो ये जो ट्यूब्यूल है बेटा ये सारे के सारे क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स नहीं है। ठीक है, चलो ये देखो, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा गोल्जी एपरेटस है। ये क्या है, गोल्जी एपरेटस, ये वाला तरफ ईआर को फेस करता है, ये सिस फेस है, कॉन्वेक्स है, फॉर्मिंग फेस है। ये वाला क्या है बेटा, इधर से सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन वाला साइड है, ट्रांस मैच्योर फेस है। ठीक है, अब देखना कितने सुंदर तरीके से, जो बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे सिक्रीशन कैसे होता है, आप देखना कितना सुंदर सिक्रीशन होगा। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे, ये सब भूल जाओ, ये सब आगे पढ़ेंगे। अब ये देखो यहाँ पर देख बोल रहे हैं
कि देखो ईआर की जो सरफेस है उस पर राइबोसोम चिपका हुआ है, तो राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, लेकिन ये प्रोटीन मॉडिफाइड नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ जाता है, देखो जहाँ सब सारे के सारे प्रोटीन्स कहाँ जा रहे हैं, देखो सारे के सारे प्रोटीन्स कहाँ पर गए, गोल्जी की तरफ गए। अब आप देख सकते हो ये प्रोटीन गोल्जी के इस तरफ से फ्यूज होकर के गोल्जी में घुस रहा है, तो इस वाली तरफ को जिधर से एंट्री मारी है उसको सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। फिर घुस घुस के यहाँ से निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, देखना, ठीक है। देखते जाना, मस्त देखते जाओ, जो बातें कर रहे हैं उनको बातें करने दो, लेकिन बेटा आप पढ़ने आए हो, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर एनिमेशन है ये ल्यूमेन दिखा रहे हैं जो ईआर के अंदर की स्पेस है, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये ईआर की मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। देखते चलो, बस देखते चलो, एक पिक्चर की तरह बस देखते चलो। वो आर क्यों है, राइबोसोम्स चिपका हुआ है, यहाँ राइबोसोम्स नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एसईआर है, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर आपको जो जगह दिखाई दे रही है, देखो फिर से आ गई है कि राइबोसोम है, राइबोसोम ये स्काई ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना, ये स्काई ब्लू स्ट्रक्चर, ये दिस इज प्रोटीन, बट दिस प्रोटीन इज नॉट मॉडिफाइड, इट विल बी मॉडिफाइड। इसको झोले के अंदर पैक किया जाएगा, इसको मेम्ब्रेन के अंदर पैकेजिंग करेंगे। ये सब पैकेजिंग वगैरह का काम कौन करता है बेटा, गोल्जी करता है, ठीक है, गोल्जी करता है। ये देखो प्रोटीन, ये सब 12th में पढ़ोगे कैसे ये प्रोटीन बन रहा है ना, ये 11th का हिस्सा नहीं है, इतना तुम छोड़ दो, ये वाला पोर्शन छोड़ दो, ये पढ़ना नहीं तुमको। हाँ वापस आ गए, प्रोटीन बना, राइबोसोम प्रोटीन बनाते जा रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बनाते जा रहा है। ये प्रोटीन अब देखो कहाँ जाएगा, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, ये देखो लिपिड्स बना रहा है, ठीक है। तो चाहे लिपिड हो चाहे प्रोटीन हो, दोनों मॉडिफाइड नहीं होते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये सब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नॉट नीडेड नॉट नीडेड नॉट नीडेड नॉट नीडेड नॉट नीडेड नॉट नीडेड, ठीक है। बस हाँ ये देखो, ये तो देखने वाली चीज़ थी, ये तो देखने वाली चीज़ थी, ये देखना क्या हुआ है, अभी अनपॉज करेंगे, देखना क्या हुआ है। ये देखो ये निकाला वेसिकल, ये निकला लिपिड, ये जो भी बना रहे हैं, ये देखो किधर की तरफ जा रहा है, गोल्जी की तरफ जा रहा है, ये देखो गया गोल्जी के पास, चला गया ना गोल्जी के पास। क्यों गया है, मॉडिफिकेशन होने के लिए, क्यों गया है, मॉडिफिकेशन होने के लिए, देखो गया, ठीक है। जिधर से जा रहा और देखो इधर से निकल आया, इधर से सिक्रीशन हुआ है, इधर से सिक्रीशन हुआ है, ये देखो कुछ बाहरी चले गए सेल के, कुछ बाहरी चले गए सेल के सिक्रीशन, कुछ बाहरी चले गए सेल के सिक्रीशन, ठीक है। देखते जाना बेटा, इतना सुंदर एनिमेशन है, ये देखो। अब और डिटेल में लेकर के जाएंगे, ठीक है, जल्दी से देखेंगे जल्दी से देखेंगे, ठीक है। एकदम विजुलाइज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा, तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्रक्चर बैठ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, हाँ इसका कंटिन्यूएशन है, इसका कंटिन्यूएशन, ठीक है। ये देखो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है बेटा, एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स है, ये जो प्रोटीन्स है, इसको किसने बनाया है, ईआर ने, बट ये लाइसोसोम्स को किसने बनाया है बेटा, गोल्जी ने। कैसे बनाया है देखना अभी आप, ये देखो ये सारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस देखते चलना बेटा, आपको ऐसा फील कराएंगे, ठीक है। ये देखो बताया था ना, ये देखो देखा क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, देखना क्या हुआ, ईआर ने जो भी सामान बनाया वो गोल्जी को भेज दिया, ईआर ने जो भी सामान बनाया गोल्जी को भेज दिया, और वो सामान किस तरीके से गोल्जी से फ्यूज हो रहा है, क्या बनाया है, प्रोटीन और लिपिड बनाया है, प्रोटीन और लिपिड बनाया है। देखो जो भी बना रहा है वो गोल्जी में घुस रहा है, तो इधर वाले तरफ को जिधर से ये फ्यूजन हो रही है, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। ये देखो फ्यूज हुआ, देखा कैसे फ्यूज हुआ, देखा, और इधर से निकल गया। अब कुछ में जो ये सिक्रीशन करते हैं, कुछ वेसिकल्स के अंदर भर भर के प्रोटीन है, कुछ वेसिकल्स के अंदर भर भर के एंजाइम्स है कह सकते हो,
उन्हीं को तो लाइसोसोम कहते हैं। कुछ ये सामान बनाता है, उसमें सिर्फ कचरा, वाटर, सैप भरा होता है, उसको वैक्यूल कहते हैं। तो इस कदर बेटा गोल्जी सिक्रीशन में मदद करता है, इस तरीके से गोल्जी सिक्रीशन में मदद करता है। ठीक है, ये एंडोसाइटोसिस दिखाया था जो आपकी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एंडोसाइटोसिस दिखाया था। अब देखो ये क्या दिखा रहे हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं ना। एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। तो इसके अंदर जब खाना आया, ध्यान से सुनना, बहुत ही सुंदर चीज है, इसके अंदर जब खाना आया तो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम्स की तो मदद लगी। जल्दी से बता दीजिए, पूरी पिक्चराइजेशन क्लियर हुई सबको? गोल्जी बेटा 1898 में सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, है ना। ये बाद में इनको नाम दे दिया गोल्जी बॉडी पे। बड़े ही चालाक थे, वो एक डायलॉग चला था, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। तो कैमिलो गोल्जी वैसे ही किस्म के इंसान थे। इन्होंने देखा कि बहुत सारे फ्लैट डिस्क जैसे स्ट्रक्चर, सैक का मतलब होता है झोला, अंदर जगह थी ना, उसको सिस्टरने कहा था। सिस्टरने आधा माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक हो सकता है। ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। डायग्राम देखो, पैरेलल है ना एक दूसरे के। ठीक है, इनका नंबर बेटा वेरी करता है। गोल्जी जो बॉडी होता है उसका सिस्टरने कॉन्सेंट्रिकली मतलब नियर द सेंटर या एट द सेंटर मौजूद होता है न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, इनके पास कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेस होता है, ठीक है, या कॉनकेव ट्रांस मैच्योरिंग फेस होता है। दोनों फेस एंटायरली डिफरेंट है। यस, दोनों फेस क्यों एंटायरली डिफरेंट है? एक तरफ से इमेच्योर वेसिकल आ रहा है, दूसरी तरफ से मैच्योर वेसिकल निकल रहा है, बट आपस में इंटरकनेक्टेड है, तभी तो सामान का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। ठीक है, अब देखो गोल्जी का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? पैकेजिंग है। सामान को झोले के अंदर पैक करके वापस भेज देना, जहां आगे भेज देना। पोस्ट मास्टर का जो काम होता है, जा करके वहां पर डिलीवर कर देना, जहां पर पहुंचाना है वहां पर पहुंचा देना। ठीक है, या तो ये डिलीवर करते हैं सेल के अंदर ही, जिसको इंट्रासेल्युलर टारगेट्स कहते हैं, या तो ये पैकेज करके मस्त सुंदर तरीके से पैकेज करके सेल के बाहर फेंक देते हैं। जो भी मटेरियल्स पैकेज होते हैं वो वेसिकल के फॉर्म में होते हैं, झोले के अंदर होते हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जो भी मटेरियल्स को पैकेज किया जाने वाला है वो वेसिकल के फॉर्म में होगा। वो वेसिकल ईआर से निकल के गोल्जी के सिस फेस से फ्यूज करता है और धीरे धीरे बेटा मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करता है। यही एक्सप्लेन करता है बेटा गोल्जी एपरेटस क्यों हमेशा ईआर से चिपके पड़े होते हैं, क्यों इतने चेप हैं, क्यों इतने चिपके पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका उनसे मतलब है। ठीक है, उनको काम करना है। बहुत सारे प्रोटीन्स बेटा सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है, बट बहुत सारे प्रोटीन्स मॉडिफाई होते हैं बेटा सिस्टर्ने ऑफ द गोल्जी एपरेटस में। कौन से प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पर बनते हैं? गोल्जी में। इवन लिपिड्स की मॉडिफिकेशन भी कहाँ होती है? गोल्जी में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, किससे बनते हैं? गोल्जी द्वारा पैकेजिंग के जरिए। ये जो आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स होते हैं ये बड़े रिच होते हैं ऑलमोस्ट हर प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। इनको एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं। लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, ये सारे एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। ये एंजाइम कैपेबल होती है डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेज वाली एंजाइम होती है। प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करे प्रोटीएज है। लिपिड को जो डाइजेस्ट करे लाइपेज है। न्यूक्लिक एसिड को जो डाइजेस्ट करे वो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। अब अपनी एनसीईआरटी खोल लो। ठीक है, एनसीईआरटी माता की जय, एनसीईआरटी मैया की रीडिंग लगा ली है हमने ना। तो अपनी एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट के नीचे लिख लो बेटा कार्बोहाइड्रेस।
प्रोटीन के नीचे लिख लो तोड़ने वाली एंजाइम, उसको प्रोटीएज। लिपिड को नीचे लिख दो लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड को जो डाइजेस्ट करे न्यूक्लियस। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। ठीक है। वैक्यूल्स कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। क्या होता है भरा हुआ? पानी, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और बाकी सारे मटेरियल जिनका काम सेल के अंदर नहीं है। वैक्यूल के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। प्लांट में बेटा 90% जगह ऑक्यूपाई करके रखता है। टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट कराता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब एक्टिव। हेंस इसका क्या मतलब है कि वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी कचरा पहले से भरा हुआ है, स्टोर रूम हमने भर रखा है, फिर भी हम उसको भरते ही चले जाते हैं। ठीक है, लो टू हाई कंसेंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का एग्जाम्पल है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए अमीबा में। और प्रोटिस्ट में क्या मौजूद होता है? ऐसा वैक्यूल जिसमें खाना होता है। ठीक है, जब प्रोटिस्ट खाने पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। मुझे भी जानना है बेटा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अरे यार ये तो बहुत ही बड़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर को माइटोकॉन्ड्रियान कहते हैं। जब तक कि स्टेन ना करो, एनसीईआरटी में है नहीं तो मैं आपको कौन सा स्टेन यूज करते हैं वो नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब तक कि स्टेन ना करो, दे आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि बड़े ही छोटे होते हैं। ठीक है, जो नंबर होता है बेटा वो वेरी करता है, किस पे डिपेंड करता है? उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। शेप और साइज में भी बेटा ये थोड़ी सी कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी शो करते हैं, देखी गई है। सॉसेज शेप होगा, शेप दिखाया, या सिलेंडर होगा। डायमीटर 0.2 से 1 होता है, एवरेज डायमीटर देखो लिखा हुआ है, लेंथ 1 से 4.1 होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया बेटा कैसे है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ल्यूमेन मतलब स्पेस को दो एक्वस मतलब फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। एक आउटर जिसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, और एक इनर कंपार्टमेंट बेटा जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है, लिमिटिंग बाउंड्री आउटर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स के फॉर्म में होता है, जिसको क्रिस्टे कहते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा होता है। क्रिस्टा किसकी तरफ होता है? डायग्राम में देखो, मैट्रिक्स की तरफ। क्रिस्टा क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। जो दो मेम्ब्रेन्स होती है बेटा उनके पास अपनी एंजाइम्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे? क्योंकि ये एटीपी बनाते हैं, इनको पावर हाउस कहते हैं। मैट्रिक्स के पास सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल नहीं है, सिंगल डीएनए है। स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड होगा, सर्कुलर डीएनए होता है। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। डिवाइड किससे करते हैं? फिजन से करते हैं। राइबोसोम्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। फटाफट कह दीजिए, एनसीईआरटी हमारी माता है, क्वेश्चन यहीं से आता है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, विद्या माता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑब्जर्व किसके अंदर किया गया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डेंस पार्टिकल्स। ठीक है, क्योंकि दो यूनिट्स होती हैं तो इट वाज ऑब्जर्व्ड एज डेंस पार्टिकल्स। किसने देखा था? जॉर्ज पेलेट 1953 में। किसके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन से? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स के। किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस कहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S वाला होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक 70S है। ईच राइबोसोम के पास दो सबयूनिट्स होती है, लार्जर एंड स्मॉलर। जो 80S की यूनिट है वो 60 और 40 है, जो 70S वाली होती है वो 50 और 30 होती है। यहाँ S का मतलब स्वेडबर्ग होता है, जिसको आप सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हो। क्या बताता है? ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज। चाहे 70 हो चाहे 80, दोनों ही दो सब यूनिट्स में
डिवाइडेड दोनों बनी होती है। प्लांट सेल में मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं। ये मैंने होमवर्क दिया था, बट आपकी होमवर्क मतलब होमवर्क होता है, अगली बार से याद रखना। ये इजिली दिख जाते हैं बेटा क्योंकि ये बड़े होते हैं। इनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो कलर्स को प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट्स के बेसिस पर बेटा क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमो है और ल्यूको है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल भी होता है, कैरोटीनॉइड भी होता है, और यही पिगमेंट्स बेटा लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ये पिगमेंट्स फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड। अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो सिर्फ कैरोटीनॉइड्स होता है। कैरोटीनॉइड्स में बेटा कैरोटिन आता है और ज़ैंथोफिल्स आता है। कुछ और होते हैं बट एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा हुआ है। इसकी वजह से प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, अलग अलग शेप एंड साइज का हो सकता है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरे रहते हैं। अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च भरा रहेगा या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, जैसे पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है ना। इलायोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ऑयल एंड फैट हो सकता है। वेयर एज बेटा एल्यूरो के अंदर क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट कहां पर मिलते हैं बेटा, मीजोफिल सेल्स में। जो क्लोरोप्लास्ट है वो लेंथ शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है। लेंथ 5 से 10 हो सकती है, विड्थ 2 से 4 हो सकता है। नंबर वेरी कर सकता है, 1 हो सकता है क्लामाइडोमोनास में, या 20 से 40 हो सकता है हर एक मीजोफिल सेल में। अब बताओ बेटा इसमें रीडिंग कराने जैसा क्या था अगर होमवर्क दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास पोरेंस नहीं होता। ठीक है, स्पेस जो अंदर मौजूद होती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर आपको फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक दिखाई देता है जिसको थाइलाकॉइड कहते हैं। थाइलाकॉइड जब स्टॉक में एक के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, जैसे कॉइन्स को अरेंज कर दो एक के ऊपर एक, उसको ग्रैना बोलते हैं। सिंगुलर को ग्रैनम कहते हैं, या उसको इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, जब एक के ऊपर थाइलाकॉइड अरेंज हो जाता है, इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स। इनके पास इसके अलावा बेटा स्ट्रोमल लैमेले होता है जो थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट करता है, ग्रैना को कनेक्ट करता है। हर एक थाइलाकॉइड के अंदर एक स्पेस होती है, दिखाया था ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमेन। जो स्ट्रोमा होता है उसके पास एंजाइम्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को बनाने के लिए। इसके अलावा इनके पास स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और 70s राइबोसोम्स होता है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स थाइलाकॉइड में मौजूद होते हैं वही लाइट को ट्रैप करते हैं। जो राइबोसोम मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में वो 70s वाला होता है। जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मिलता है यूकैरियोट्स में वो 80s वाला होता है। बताओ क्या क्लोमोस दो में, हाँ बेटा मौसमी दोनों में हो सकता है, बिल्कुल होता है। क्लोरो में सिर्फ कैरोटीनॉइड मिलता है, क्लोरो में दोनों मिल सकते हैं। सीलियम प्लूरल सीलिया, सिंगुलर फ्लैजुलम प्लूरल फ्लैजुला। हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं किसके, सेल मेम्ब्रेन के। सीलिया स्मॉल होता है, ओर्स की तरह काम करता है, ओर मतलब चप्पू, ठीक है, जिसकी वजह से सेल की मूवमेंट होती है, या आप कह सकते हो सराउंडिंग फ्लूइड, जैसे चप्पू सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कॉज करता है वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। फ्लैजुला कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं और ये भी सेल मूवमेंट कराता है। कैसे कराता है ये नहीं लिखा है, आपको जानना भी नहीं है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजुला होता है, बट वो वाला फ्लैजुला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है, किताब में आपके नोट्स में लिखवा दिया है, प्रोटीन का फर्क होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला था कि सीलिया और फ्लैजुला दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिखाया भी है डायग्राम में। आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परत चढ़ी हुई है, कवर्ड है, एक्सटेंशन होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इनके कोर का मतलब बेटा अंदर का हिस्सा, जहां पर आपको माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल शीट ये सब दिखाई दे रही ना, वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कोर का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनिम। तो पता चला कि एक्सोनिम में है क्या, एक्चुअली बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बेटा, ठीक है। कितने होते हैं, 9 डबलेट्स होते हैं।
जो पेरीफेरी पर अरेंज होते हैं, इसलिए इसको पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। दो सेंट्रली भी लोकेटेड होते हैं, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज रिफर्ड टू 9+2। अच्छा, इसको 9+2 क्यों कहते हैं? 9+2 क्यों कहते हैं? 9 डबलेट किनारे और 2 बीच में। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं बेटा? इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेटा, अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2। 9+2 इसलिए बेटा 9 डबलेट्स एट पेरीफेरी, 9 डबलेट्स एट पेरीफेरी। ओ का मतलब क्या है? 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और 2 सेंटर पर है, इसलिए इसको 9+2 कहते हैं, 9+2 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल वाला जो होता है बेटा वो कनेक्टेड होता है बाय ब्रिज, और सेंटर वाला सेंट्रल शीट से कवर्ड भी है, ठीक है। हर एक डबलेट जो किनारे में है वो बीच वाले हिस्से से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। जितने डबलेट्स होंगे उतने ही रेडियल स्पोक्स होंगे, इसलिए देखो कितना लिखा हुआ है, 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। सारे के सारे पेरिफेरल डबलेट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द लिंकर्स। इसी लिंकर को एनसीईआरटी क्या कहती है? इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ये जो ब्रिज है, ये जो लिंक है वो 2 डबलेट के बीच में है, इसलिए इसको इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। उसके बाद सीलिया फ्लैजुला एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है जिसको बेसल बॉडी बोलते हैं, ये आगे पढ़ लोगे। यहां तक समझ में आ गया है? तो सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल है बेटा जिसमें 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहते हैं। ऐसा ही डायग्राम भी बनाया है हमने। ये एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से घिरे हुए होते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं बेटा परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। इनका अरेंजमेंट काट व्हील जैसा है, ठीक है। ये मिले होते हैं 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइब्रिल्स, मतलब प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं ना, पेरीफेरी में अरेंज हैं। कितने हैं? 9। बट हर में कितना है बेटा? 3-3 ट्रिपलेट्स हैं। कितने हैं बेटा? 3-3 ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। ईच पेरीफेरल फाइब्रिल को हम क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। हर ट्रिपलेट बेटा आपस में लिंक होता है, ठीक है। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हब कहते हैं, वो भी प्रोटीनिशियस होता है। ये सब कनेक्टेड होते हैं ट्यूब्यूल से विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। जितने ट्रिपलेट उतना रेडियल स्पोक, 9, ठीक है। सेंट्रियोल क्या बनाता है बेटा? बेसल बॉडी बनाता है सीलिया और फ्लैजिला का। यहां तक सबको समझ में आया?